हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे जर्नल पेपर का प्रैक्टिस सेट 8 जो सभी के लिए कंपलसरी है और ये यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए है। इससे पहले 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज 8 कंप्लीट होने के बाद बस इसके 2 सेट्स और बचेंगे जिसे हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादातर ऐसे पूछे जाने के चांस हैं कि जिनमें स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं। अगर पेपर इजी आता है तो सिंपली वन वर्ड ही आएंगे जिसमें इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं आएंगे, लेकिन अगर उन्हें टिपिकल बनाना होगा तो वो स्टेटमेंट ही देंगे क्योंकि इसमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा नॉलेज पता होनी चाहिए उसी के बारे में, तो ही हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। तो ये बिल्कुल ठीक है कि इसमें भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। फर्स्ट हो गया हमारा ट्रू, तो ऑप्शन बी तो हम वैसे भी कर देंगे क्योंकि इसमें वन है नहीं। नेक्स्ट है ये भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। तो ये पहली बैठक नहीं थी, ये कौन सी जो हुई थी अभी, दूसरी। वैसे भी क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है दूसरी, तो हमें नहीं भी पता होगा तो भी हमें ऑप्शन 2 कट कर देना है, तो हमारा डी ऑप्शन भी हो गया कट। अब 3 को और देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नहीं किया था, ये किसने किया था, विदेश मंत्री जी ने। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। 24 जनवरी 2021 को किस राज्य ने 13वें राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो एक तो राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल डे ये कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने, अब ये बनाया गया 13वां, तो इसके दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया। तो ये जो पंख अभियान शुरू किया है ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन को पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये कई मॉडल पेपरों में ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये जो पंख है इसकी फुल फॉर्म क्या है, पी से आ जाएगा। अब इसको हिंदी में भी लिखा आ सकता है पंख, तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर तो इंग्लिश में ही लिख दिया है और ऐसे पंख भी लिखा आ सकता है। तो पी से हो जाएगा प्रोटेक्शन, फिर हो जाएगा ए से अवेयरनेस, फिर हो जाएगा न्यूट्रिशन एन से, फिर के से हो जाएगा नॉलेज और एच से हो जाएगा हेल्थ। तो प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल जनवरी 2021 में मंजूरी दी है। तो सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ किसने केंद्रीय मंत्रिमंडल को जनवरी 2021 में मंजूरी दी है, तो ये दी है उज्बेकिस्तान ने। और ये कितने जनवरी को, 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य समझौता ज्ञापन, उसको बोला जाता है MOU, पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के 38 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर पर सम्मेलन के अनुसार, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी इसको दे सकते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर GITM के अनुसार 2020 के लिए भारत की जो FDI दर थी वो कितनी थी। तो इसकी जो दर थी ये कितनी थी, 13% की वृद्धि। नेक्स्ट है, भारत का 51वां मतलब 51st अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी आयोजित हुआ था। तो ये जो 51st आयोजित हुआ था कब से कब तक हुआ था, 15 से 24 जनवरी 2021 में, और 51st हुआ है ये भी याद रखना है, ये हुआ है गोवा के पणजी में। और कौन से स्टेडियम में हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो G7 शिखर सम्मेलन में ये बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। इनका कौन सा कथन सत्य है, तो ये हमें देखना है कि इससे रिलेटेड जो है G7 से कौन सा कथन सत्य होगा। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देशों का समूह है। तो ये लोकतांत्रिक देशों का समूह नहीं है, ये क्या है,
विकसित अर्थव्यवस्था वाले मीन्स जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनका, डेवलप्ड जो कंट्री हैं उनका समूह है G7। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया रॉन्ग, तो ए भी कट हो जाएगा, डी भी और सी भी। अगर हमें एक भी पता होगा तो ऑप्शन से तो एलिमिनेट होकर हमें पता चल गया कि केवल 3 है। फिर है भारत G7 के संस्थापक सदस्यों में से है, तो भारत इसमें नहीं है। इसी की मैंने ट्रिक भी अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हैं कि G7 की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें हम कैसे लर्न रख सकते हैं। तो उसकी जो हमने ट्रिक करी है वो करी है हमने जूस विद GF। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, इसको याद रख सकते हैं। जे से हो जाएगा जापान, यू से हो जाएगा USA, आई से इटली, सी से कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी से जर्मनी और एफ से फ्रांस। तो ये जो इंग्लैंड है ये यूनाइटेड किंगडम में आता है, तो इसीलिए इसे इंग्लैंड के थ्रू याद रख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें कहीं भी इंडिया नहीं आया है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। और थर्ड है 2021 में होने वाले 46 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो 2021 में कौन से वाले नंबर का हुआ है 46, तो इसकी मेजबानी ब्रिटेन ने की है, तो आंसर होगा केवल 3। और ये जो लोकतांत्रिक देशों का समूह बनने वाला है ये बनेगा D10, जिसमें 10 लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह होगा, तो उसको बोला जाएगा D10, जिसमें भारत शामिल होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट, तो लीजन ऑफ मेरिट जो सम्मान दिया है वो किसने दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने। तो यही पूछा है कि किस देश ने दिया है, तो अमेरिका। हाल के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू फ्लैश प्रमाणन क्या है, तो ब्लू फ्लैश जो है, ब्लू फ्लैश ये किसके लिए होता है। अब जहाँ भी ब्लू है तो वो हमें पता चल जाएगा, इससे याद रख सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड होगा, पानी से। तो समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र, तो पानी किसमें होता है, समुद्र में, तो ये इससे याद रखेंगे, इसकी हिंट हो जाएगी ब्लू और समुद्र। तो समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र को कहा गया है ब्लू फ्लैश। नेक्स्ट है स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम। तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अपने देश में ही विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन का नाम क्या है, निमोसिल, और इसका निर्माण किसने किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और वैक्सीन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कोरोना की वैक्सीन के लिए, इसीलिए यहाँ पे इसमें निमोनिया की वैक्सीन का पूछ लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो IIFFB 2020 है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट LTA अवार्ड जो मिला है वो मिला है ओम पुरी को, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन जो ओम पुरी का मृत्यु है उनकी मृत्यु 2016 में ही हो गई थी, तो ये अवार्ड उनकी पत्नी नंदिता पुरी ने ग्रहण किया। नेक्स्ट है देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था, तो जो देवनाम प्रिय किसको बोला जाता है, अशोक को, और इन्हें प्रियदर्शी भी अशोक को ही बोला जाता है। कादम्बरी के लेखक कौन है, कादम्बरी लिखी थी बाणभट्ट ने, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की, तुलुव राजवंश कब से कब तक था, 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। तो इसकी जो स्थापना है वो की थी वीर नरसिंह ने, ऑप्शन डी। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। तो जो विश्व प्रसिद्ध है मयूर सिंहासन उसका जो निर्माण कराया था वो शाहजहां ने कराया था। यह पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित कर दिया गया था, और इसे ही यही मयूर सिंहासन को यहाँ से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। नेक्स्ट है हुमायूंनामा के लेखक कौन थे, तो हुमायूंनामा किसने लिखी थी, वो हुमायूं ने तो लिखी नहीं थी क्योंकि केवल बाबर और जहांगीर ने ही अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ये हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो बाबर की बेटी थी, मीन्स हुमायूं की बहन। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था, तो जो अवध का प्रथम नवाब था वो था सादत खां। सादत अली खां जो था ये 1680 से लेकर 1739 ईस्वी तक यही नवाब रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम का ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नवाब रहा था। और सबसे लास्ट जो नवाब था वो था नवाब वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की, तो जो अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी
वो अवध की बेगम हजरत महल। 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से शुरू हुआ था? बैरकपुर से शुरू हुआ था। तो लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 30 मई 1857 को। लखनऊ मीन्स अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक भारत राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? मीन्स जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था INA, इसमें क्रांतिकारी नेता जो नहीं थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि ये एक तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, यह एक क्रांतिकारी नेता नहीं थे। क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और भगत सिंह थे। नेक्स्ट है, देशबंधु किसे कहा जाता है? देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। और चित्तरंजन दास जो है वो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ऐसे ही चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? तो इसमें देवता लिखा गया है, जबकि ये सावित्री देवी को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 3rd मंडल है इसमें लिखा गया है ये गायत्री मंत्र, जो सविता बोल सकते हैं, या तो सविता भी आ सकता है ऑप्शन में, या फिर सावित्री देवता को समर्पित है। इसमें जो कुल मंडल हैं वो कितने हैं? 10 मंडल। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय जो मेरिडियन है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, मीन्स 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और यह किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील है उड़ीसा में स्थित। यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व में 2nd नंबर की सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसकी लंबाई है 70 किलोमीटर और चौड़ाई है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो और ये भी दिया हुआ है कि ये उसी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो ये जो उकाई बांध है ये है गुजरात का, और यह उस गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जो वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो उत्तर प्रदेश आलू में भी फर्स्ट नंबर पे है, गन्ना में भी और गेहूं में भी, लेकिन चावल में जो फर्स्ट नंबर पे है वो पश्चिम बंगाल मीन्स वेस्ट बंगाल है, और उत्तर प्रदेश है 2nd नंबर पे। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो किसी से भी रिलेटेड अनुसंधान होते हैं ये पूछे जाते हैं। तो जो कपास अनुसंधान है वो है नागपुर। नागपुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। चावल, तो राइस का कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा। राइस का कटक उड़ीसा में है। और गन्ना, शुगर केन का है लखनऊ, क्योंकि शुगर केन का ऐसे याद रखना है कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है गन्ना के लिए, तो उसमें लखनऊ आ जाएगा उत्तर प्रदेश। आलू के लिए हो जाएगा, पटेटो के लिए शिमला, और तंबाकू के लिए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये हो जाएंगे मेन। राइस के लिए, चावल के लिए हो गया कटक, और गन्ना के लिए हो गया लखनऊ, और आलू के लिए हो जाएगा शिमला, और तंबाकू के लिए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा जाता है प्रस्तावना को, क्योंकि संपूर्ण संविधान का जो मूल है वो प्रस्तावना में ही निहित है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो जो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति को है। जो राज्यपाल होगा वो केवल सजा को कुछ कम कर सकता है, लेकिन अगर मृत्युदंड के मामले में आएगा तो वो केवल राष्ट्रपति को ही आएगा। और कौन से आर्टिकल में है ये? 72 में। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो लोकसभा की जो अधिकतम सीट होती है वो होती है 552। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो किसी भी राज्य की जो पहली वुमेन
राज्यपाल बनी थी तो वो बनी थी सरोजनी नायडू। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। ये सबसे पहले, एक तो ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ की बनी थी, ये सबसे पहले यूपी की बनी थी और राज्यपाल को इंग्लिश में बोलेंगे गवर्नर, और इन्हीं को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष कौन से संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया था? तो ये क्वेश्चन हर एक ही मॉडल पेपर में पूछा जा रहा है पंचायत राज प्रणाली से संबंधित। तो इससे हमें पता है कि ये 73वां संशोधन था और 1992 में हुआ था। पंचायती राज का जो प्रारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। और ये कौन से शेड्यूल में है? पंचायती राज 11 शेड्यूल में है और भाग 9। भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, पहले तो पूछा गया था राज्यपाल, तो राज्यपाल में आ गई सरोजनी नायडू, लेकिन जो पहली मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी सुचेता कृपलानी। ये भी यूपी की ही बनी थी और राज्यपाल वो भी यूपी की ही बनी थी। और ये जो फातिमा बीबी हैं, ये उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट है आयात निर्यात एग्जिम बैंक कहाँ पर स्थापित, कब स्थापित हुआ था? तो जो आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक था वो कौन से एक्ट से हुआ था? एक तो इंडिया एक्ट 1981, तो यही इसका ईयर आ जाएगा। लेकिन जो एक्ट था ये याद रखना है कि एक्ट कौन सा था, 1981, लेकिन स्थापित कब हुआ था? 1982 में। भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो जिन शहरों की सिटीज़ की जनसंख्या जो है वो 10 लाख से अधिक है वो कितने शहर हैं? 53। जबकि 2001 में जो है केवल 35 शहर थे, लेकिन जब 2011 के अनुसार बढ़ के अब 53 हो गए हैं। हृदय योजना का संबंध है, तो हृदय योजना का जो संबंध है वो है राष्ट्रीय विरासत विकास। हृदय को ये जो पूरा लिखा गया है इसमें हिंदी में दे दिया है, लेकिन वैसे जो है ये ऐसे भी लिखा सकता है हृदय, ये नहीं कि हर्ट नहीं लिखाएगा, इसको हृदय ही बोला जाएगा। और राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना इसका पूरा नाम हो जाएगा। और ये कब से लागू हुई थी? 21 जनवरी 2015 को। इसीलिए ये पूछा गया है क्योंकि इसको अब कितने साल हो गए हैं? पूरे 6 साल। तो राष्ट्रीय विरासत विकास से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के घटक हैं? तो जो थोक मूल्य सूचकांक के घटक हैं वो कौन कौन से? प्राथमिक वस्तुएं भी हैं, ईंधन और बिजली भी है, विनिर्मित उत्पाद भी है, लेकिन जो सेवाएं हैं सर्विसेज ये इसका घटक नहीं है। तो हमें 3 कट कर देना है, जहाँ भी 3 है तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2, 4। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में परिवर्तित कर देती है? जो रेडिएशन होती है उन्हें वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित कर देती है, वापस भेज देती है। तो वो कौन सी होती है? हमारी समताप मंडल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये वाले नाम हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पता होने चाहिए। अब ये देखिए हिंदी में है लेकिन ऑप्शन फिर भी उसको इंग्लिश में ही लिखा गया है स्ट्रेटोस्फीयर। तो अगर आपको केवल हिंदी में ही पता होगा तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न से गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पता होनी चाहिए, केवल हिंदी में ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा जिसे समताप मंडल कहते हैं। और आयनोस्फेयर इसे क्या कहते हैं? आयन मंडल। इसमें जो है क्या होती है? रेडियो तरंगे टकराकर पृथ्वी पर आती है। तो अगर रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स का पूछा जाएगा तो आयनोस्फेयर आएगा, और रेडिएशन का पूछा जाएगा तो स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। जो पर्यावरण से रिलेटेड है जिसमें वो विश्व को बचाना चाहता है तो वो कौन सा था? ग्रीन पीस। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा में हुई थी। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण कह लें या फिर मृदा अपरदन मीन्स सॉइल पॉल्यूशन, ये किसके द्वारा रोका जा सकता है? वन रोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर इसको रोका जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये तो सबको ही पता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने
स्टॉकहोम में विश्व भर के देशों के लिए पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 14 देशों ने भाग लिया था। और पहली बार इसमें क्या सिद्धांत मान्य किया गया था, एक ही पृथ्वी। तो तभी से जो है फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन किसने किया? तो जो जल स्थानांतरण है, तो ये किसने दिया था सिद्धांत? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरीके से, कोई द्रव है उसमें पूरी तरीके से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो जो वस्तु का भार होता है, जैसे अगर हम पूरा पानी भरा हुआ है, अब इसमें हम कोई चीज़ डाल रहे हैं तो पानी बाहर निकल आता है। तो हमेशा जितना हम भार का डाल रहे हैं जो भी चीज़, उतना ही हमेशा पानी बाहर निकलेगा। तो ये इसे ही बोलते हैं जल स्थानांतरण का सिद्धांत। हाइड्रोजन पंप का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन पंप का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये अभी हमने साइंस की में भी किया था। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दही में या खट्टे दूध में। मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में। और सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू और संतरे में। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। तो जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे मिलते हैं? हमेशा वो मिलते हैं मिश्रित उर्वरक से। जो मिक्स्ड फर्टिलाइज़र होता है, तो मृदा में एक तो बाहर से पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, हमेशा उन्हें बोला जाता है उर्वरक। तो इसके लिए मेन जो 3 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, एक तो नाइट्रोजन और एक पोटेशियम और एक फॉस्फोरस। तो ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया पोटेशियम और ये हो गया नाइट्रोजन। तो इन तीनों को मिलाकर एक मिश्रित उर्वरक बनाया जाता है और इनका एक उचित अनुपात में मिश्रण मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो जो तंत्रिका तंत्र की जो होती है मेन इकाई, वो होती है न्यूरॉन। नेफ्रॉन जो होती है वो गुर्दे, किडनी की होती है या वृक्क बोल सकते हैं। और न्यूरॉन जो होगी वो होगी तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र जो है मानव को सोचने, समझने, याद रखने या जो भी हमें बैलेंस वगैरह सब चीज़ें होती हैं हमारे शरीर का, वो सब तंत्रिका तंत्र की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका उदाहरण है। तो जो दूध से दही बनती है वो किसकी वजह से बनती है? किण्वन की वजह से। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें कौन से जीवाणु से? लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरीके से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो ये हो गया एनालॉजी का क्वेश्चन। क्रिकेटर से रिलेटेड दे रखा है एम्पायर। तो जैसे क्रिकेट के जो खेल का संचालन है वो एम्पायर करता है, इसी टाइप से फुटबॉल के खेल का संचालन कौन करता है? रेफरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में यदि टेबल को SYYHZ लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ हम टेबल के जो लेटर्स हैं उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो टी की क्या हो जाएगी? 20। इसको आप लर्न भी कर सकते हैं, लर्न करने की मैंने ट्रिक भी सिखाई हुई है। तो अगर ये लर्न होगा तो हम इजीली बिना टाइम वेस्ट करे लिख सकते हैं। ए की क्या होगी? 1, बी की होगी 2, एल की कितनी होती है? 12 और ई की होती है 5। इसके बाद फिर एस की देखते हैं। एस की होती है 19, वाई की होती है 25, फिर वाई है फिर से 25, फिर एच की आ जाएगी 8 और जेड की आ जाएगी 26। अब देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो 20 से 19 -1, 1 को हम ये लिख सकते हैं 26 के बाद वाला 27, क्योंकि हमें 25 है तो यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। -2, ऐसे ही यहाँ पर 2 को हम 28 लिख लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? -3, फिर 12 से 8 -4, फिर 5 को ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे। 26 में हम 5 जोड़ लेते हैं तो 27, 28, 29, 30, 31। तो 31 में से 26 जाएगा तो ऐसे -5। तो हो गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर किसको लिखना है हमें? चेयर को। तो सी की कितनी होती है हमारी? 3, एच की कितनी होगी हमारी? 8, ए की हो जाएगी 1 और आई की हो जाएगी 9,
r की हो जाएगी 18। अब -1, जब 3 से -1 जाएंगे क्या हो जाएगा 2, फिर 8 से -1 जाएंगे, -2 जाएंगे 6, 1 को हमें यहाँ 26 लिखना होगा क्योंकि 1 से पहले का तो वरना कुछ आ नहीं पाएगा। तो यहाँ तो हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3, तो 23। फिर हम 9 से जाएंगे -4, तो कितना आ जाएगा 5। 18 से जाएंगे -6, तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर लेटर देख लेते हैं 2, तो 2 होती है बी की, तो हमारा आएगा फर्स्ट बी। ए और सी दोनों कट हो गए। फिर देखते हैं 6 किसकी होती है एफ। अगर हम पूरा भी ये तो बताने के लिए सॉल्व किया, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि एक एक लेटर को लिख के देखेंगे, बस डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एफ आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, BFXEN। नेक्स्ट, एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब हमें पहले हम देखते हैं 12 घंटे का। तो जब 12 घंटे होते हैं तो घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है, मतलब ओवरलैप कितनी बार करती है? तो जब 12 से ओवरलैप करेंगी, पहले तो 12 पर तो करेगी ही मिनट की और घड़ी की सुई। फिर जब 1 बजता है तो 1 पे जब करेक्ट आवर वाली होगी तो हमेशा जो जैसे 1 बज रहा है तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जिस टाइम घंटे वाली सुई उसी पर है तो मिनट वाली उसी पर होगी। ओवरलैप जब करेंगे जब वो आगे बढ़ेगी। तो इस टाइप से जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब हम देखेंगे कि कब वो ओवरलैप कर रही है, तो 11 से 12 के बीच में वो एक भी बार ओवरलैप नहीं करती है, एक भी बार नहीं मिलती है। तो मतलब 12 घंटे में वो केवल 11 बार मिलती है। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेगी? 11 × 2 22 बार। तो ये हमेशा याद रखना है, कभी भी 24 आंसर नहीं होगा, 22 होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय ले कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। कथन दिया है, क्या इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए? तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं इन पर हमें सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो ये तो हो गया कथन, ठीक है। अब हाँ, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन प्रदूषण नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए दी जानी चाहिए ताकि लोग फिर इसे ज़्यादा खरीदेंगे और इनसे पॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं, चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है, तो ये तो कोई लीगल रीज़न है नहीं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से नहीं। पहले तो हमें इन्वायरमेंट को देखना है, ना कि अपने इस टाइम को। तो हमारा तर्क फर्स्ट ठीक हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।